बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। अब देखिए, कॉम्पटन इफ़ेक्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जब मॉडर्न फिज़िक्स का फाइनल एग्जाम्स का पेपर बनाया जाता है तो उसमें अक्सर जो है वो कॉम्पटन इफ़ेक्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही दिया जाता है, क्योंकि टीचर्स की कोशिश होती है कि हम ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन दें कि जिसमें ज़्यादातर डेरिवेशन हो। तो उस लिहाज से कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद कई बच्चे जो हैं जब कॉम्पटन इफ़ेक्ट की डेरिवेशन करते हैं तो इसको काफ़ी मुश्किल समझते हैं, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट वेज से डिफरेंट तरीक़ों से इसकी डेरिवेशन कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीन आपको कॉम्पटन इफ़ेक्ट की डेरिवेशन करवाई जाए और इंशाल्लाह इतनी आसान होगी कि हलवा मक्खन मलाई हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स आपको बताएंगे कि इस डेरिवेशन को आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी और जो क्वांटम थ्योरी है वो इन स्कैटरिंग एक्स रेज के बारे में क्या कहती है, कौन सी थ्योरी फेल हो गई थी, कौन सी थ्योरी सक्सेसफुल रही थी। वैसे तो ये इस टॉपिक के शुरू में आती है क्लासिकल वेव थ्योरी और जो क्वांटम थ्योरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम ये सारी वो डायग्राम को एक्सप्लेन करके डेफिनेशन वगैरह डेरिवेशन वगैरह सारी करके अगर हम फिर उस क्लासिकल वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करें, ठीक है, अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज, तो फिर हम उसको अच्छे से एक तो एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को भी वो बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है, वो सारे ग्राफ शाफ्स के ज़रिए से हम वो इन दोनों थ्योरीज को एंड पे वो सारा इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट। अब देखिए, वर्ड पे गौर करें, कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? आर्थर हॉली कॉम्पटन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1923 में एक इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व किया जिसको उसने नाम दिया कॉम्पटन इफ़ेक्ट का, जिसमें इसको 1927 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो देखते हैं इसने क्या ऑब्जर्व किया। ये कहता है कि अगर हमारे पास एक्स रेज को अगर हम एक टारगेट एलिमेंट से, जो कि हमारे पास ग्रेफाइट का होता है, अगर उस टारगेट मटेरियल से एक्स रेज इंटरेक्ट करें, यानी उस टारगेट मटेरियल से कोलाइड करें, तो क्या होता है? वो एक्स रेज आफ्टर इंटरेक्शन आफ्टर कोलाइजन स्कैटर्ड हो जाती है। वो एक्स रेज क्या होती है? आफ्टर कोलाइजन स्कैटर्ड हो जाती है, और उस स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज से ज्यादा होती है। ये हमें कहता है कॉम्पटन इफेक्ट, कि जो एक्स रेज स्कैटर्ड हुई हैं उनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आई है, इसी के बारे में हमें कॉम्पटन इफेक्ट बताता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज व्हेन दे आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट मटेरियल, कि जब भी कोई एक्स रेज टारगेट मटेरियल पे इंसिडेंट करती हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। द स्कैटर्ड एक्स रेज हैव लार्जर वेवलेंथ, कि जो स्कैटर्ड एक्स रेज है इसकी जो वेवलेंथ है वो लार्जर होती है, एंड रिड्यूस एनर्जी, और इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि पहले एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा अब कम, पहले एक्स रेज की एनर्जी कम, वेवलेंथ कम, और आफ्टर स्कैटरिंग एक्स रेज की वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है। भाई ये क्या फिनोमेना हुआ है और क्यों हुआ है, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर जो है ना एक्स रेज आ रही हैं तो जाहिर सी बात है इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वेव्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा ना हम इसको पार्टिकल्स डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स रेज है, इसकी ज़ाहिर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब ये हमने रखा हुआ है इसके आगे ग्रेफाइट का मटेरियल, और उसमें मैंने ये बनाया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कोई ना इसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो चुप करके क्या किया हुआ है? बैठा हुआ है। ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है।
तो ये हमारे पास एक्सरे फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिसको यूज करके ये इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस शेल छोड़ के एमिट हो जाएगा, और जो एक्स रेज हैं, एक्सरे फोटोन है, वो क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। अब ये जो एक्सरे फोटोन स्कैटर किया है, इसकी एनर्जी कम है। क्यों एनर्जी कम है? क्योंकि इसने कुछ एनर्जी तो इसको दे दी है ना, तो इस वजह से इसकी अपनी एनर्जी क्या होगी है, कम हो गई है। और हमने एक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो क्या था, E इज इक्वल टू HF, और जिसको हम क्या लिखते हैं, HC/λ। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, F इज इक्वल टू C/λ होता है। यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इस वजह से स्कैटर्ड जो फोटोन है, एक्सरे फोटोन है, इसकी एनर्जी क्या होगी है, कम होगी है, लिहाजा इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी है। अब वेवलेंथ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास दो क्रस्ट के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पर एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी कम, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ ज़्यादा एज कंपेयर टू इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के। ओके हो गया। तो एक और इसमें टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है, उसके बाद हम प्रॉपर उसको डेरिवेशन वगैरह को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ना ग्रीक लेटर में फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो न्यू से शो करते हैं, न्यू, और उसका सिंबल किस तरह का होता है, H इंटू न्यू, इस तरह से। तो आइंदा से हम अब इस पूरे टॉपिक में हम इस एनर्जी के फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे, E इज इक्वल टू H न्यू। ठीक है, न्यू इसको पढ़ते हैं NU, न्यू। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को ही शो कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये ग्रीक सिंबल है, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, हम फिर लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू C/λ। ठीक है, जैसे हमारे पास है ना F इज इक्वल टू C/λ, इसी तरह न्यू इज इक्वल टू C/λ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, तो अब हम ना उस पर कुछ टर्मिनोलॉजी सेट करते हैं, उसके बाद जब हम मैथमेटिकल करेंगे तो इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरे फोटोन, पहले हम देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है, इसकी एनर्जी कितनी है। भाई इसकी जो एनर्जी है, आपको पता है फोटोन की एनर्जी किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू H न्यू से। ठीक है, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो भी रेस्ट पे पड़ा हुआ है, अभी ये एक्सरे फोटोन इसे कोलाइड नहीं किया, इसे इंटरेक्ट नहीं किया, तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो जाहिर है इसकी भी रेस्ट में ऐसा एनर्जी होगी, और इसकी रेस्ट में ऐसा एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू, इसको ना स्मॉल ई छोटा सा और भी साथ में ऐसे डाल दें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शो कर है, इज इक्वल टू m0c²। ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मोमेंटम की अगर हम बात करें कि इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम कितना है, और ये जो चुप करके इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसका मोमेंटम कितना है, तो वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू H/λ। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू H/λ, और ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है, याद रखना है। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, H/λ। अब मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से यहां पर ना न्यू आ जाए, जैसे यहां पर आया है। ठीक है, यहां पर, तो अगर मैं इसको C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, अब यहां पर देखिए आपने क्या करना है, C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो ये C/λ क्या बन रहा है, ये C/λ तो न्यू होता है, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू H न्यू बाय C। ठीक है, C/λ तो ये न्यू हो गया, और ये C नीचे उसी तरह। ठीक है, तो P इज इक्वल टू H न्यू बाय C। तो ये है हमारे पास मोमेंटम ऑफ एक्सरे फोटोन। ओके हो गया। तो एक्सरे फोटोन की एनर्जी इतनी, और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है चुप करके जो बैठा हुआ है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी E इज इक्वल टू m0c²। अब एक्सरे फोटोन का मोमेंटम कितना है, P इज इक्वल टू H न्यू बाय C हो जाएगा। ओके हो गया। और ये जो चुप करके इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसका मोमेंटम कितना है, अब इलेक्ट्रॉन का तो ज़ाहिर है मैस होता है, अब इसका मोमेंटम हम फाइंड करते हैं P इज इक्वल टू mv से,
लेकिन ये तो चुप करके बैठा हुआ है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके हो गया। लेकिन अभी एक्सरे फोटोन इससे टकराया नहीं है। ओके अच्छा, अब एक्सरे फोटोन क्या हुआ, इससे इंटरेक्ट किया, इससे कोलाइड किया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया, और ये एक्सरे फोटोन क्या हुआ, लो एनर्जी का यहाँ से स्कैटर कर गया, ठीक है, और हाई वेवलेंथ का यानी लार्ज वेवलेंथ का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, पहले कितनी थी, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको E डैश का नाम दे लो, साथ में छोटा सा E लिख दें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। ये इनिशियल, ठीक है, टकराने से पहले, और ये टकराने के बाद E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि आप तो मूव करने लग पड़े, अब मोमेंटम जीरो तो नहीं होगा, अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू, छोटू सा साथ में E डाल दें, P इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा। ओके हो गया, इसको P डैश का नाम दे ले। अब फोटोन की अगर हम बात करें, पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, और स्कैटर्ड होने के बाद जाहिर है इसकी एनर्जी कम हुई है, और उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, E डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश, ठीक हो गया। और इसका मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, P डैश इसका मोमेंटम होगा, ठीक है। पहले क्या था, P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, अब इसका मोमेंटम हम P डैश से शो कर रहे हैं। ओके हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें एक और इसको लेवल, P इज इक्वल टू एच न्यू डैश डिवाइडेड बाय सी, इसको कर दें, ठीक है। एनर्जी मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, यहां पर एनर्जी मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ठीक हो गया। तो अगर ये चीजें आपको सेट करनी आ गई है ना, आगे डेरिवेशन तो ऐसे होगी, ठीक है। तो देखते हैं आप डेरिवेशन हम इसकी किस तरह से करेंगे। तो एक सिर्फ ये चीज याद रहने कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, और मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी है। अब यहां पर ना कुछ लॉज वैलिड हो रहे हैं, कुछ लॉज वैलिड हो रहे हैं। हम ना कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो वेवलेंथ में चेंज आया ना है डेल्टा लैम्डा, हमने ये फाइंड करना है कि हम ऐसा कौन सा रिलेशन बनाए जिससे हम ये फाइंड कर सकें, ठीक है। और वो वैसे आपको बता दें कितना आता है, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा आता है, ठीक है। और ये रिलेशन हमने किसी तरीके से यहाँ पर लेके आना है। एक और चीज़ याद रखें, यहाँ पर बताना भूल गया कि ये जो एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड हुआ है, इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो हमने थीटा लिया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ है इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है उसको हमने फाई लिया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पे होल्ड कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन से पहले जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी इंटरेक्शन के बाद जो इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। अब पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे। सिस्टम में क्या आता है, इनिशियल एनर्जी किसकी, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है, फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया। तो E प्लस E ये हमारे पास इनिशियल इस पूरे सिस्टम की एनर्जी, और E डैश प्लस E डैश E, और ये हमारे पास किसकी है, फाइनल हमारे पास एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए सिस्टम हमारे पास बनता है कोई जो है ना दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ना मिला के। अब यहाँ पर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पूरा सिस्टम बना रहे हैं, स्कैटर फोटोन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो ये पूरा मिलके सिस्टम बना रहे हैं। पूरे सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी होती है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी कितनी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू थी, प्लस
जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी थी वो कितनी थी, m0c² थी, और इज इक्वल टू E डैश, उसके बाद कितनी हो गई थी, h न्यू डैश, तो h न्यू डैश प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आफ्टर एमिशन वो कितनी हो गई थी, इज इक्वल टू mc²। तो यहां पर आप लिखेंगे mc² कर देंगे, ठीक है। जस्ट कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनकी वैल्यूज बस पुट की हैं, इनिशियल और फाइनल, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस HV डैश को उठाकर इधर ले आना है, तो ये क्या बन जाएगा, HV H न्यू माइनस H न्यू डैश, H न्यू डैश प्लस m0c², ठीक है। अगर किसी को डेरिवेशन हो गया कि समझ आती है तो ऊपर से ना वीडियो को स्पीड में कर लिया करें, ऊपर वो जो 3 डॉट से पड़े होते हैं वहां पे जाके इज इक्वल टू mc² आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां से अगर मैं h को कॉमन लूं तो h, और यहां पर क्या आएगा, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c² इज इक्वल टू mc² आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को ना स्क्वायर कर देना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स है। तो जब बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे इसका क्या आएगा, m² c की 4, तो यहां पर हम लिखेंगे m² c4, ठीक है। इसको इक्वल किस साइड पे लिख लेते हैं, और इसको इज इक्वल टू उस साइड, इज इक्वल टू के उस साइड पे लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर h और न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c², और इस होल का क्या आएगा, इस होल पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज याद रखनी है। अब m² c की 4 इज इक्वल टू, यहां पर ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वो वाला फार्मूला बनता है, ठीक है, a प्लस b का स्क्वायर। तो पहले इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, h² और न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस इसका जब हम करेंगे तो m0² c की 4 और प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश a, और ये b m0c², ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर को खोला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां पर m का स्क्वायर c की 4 इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखें तो इस पूरे का इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी नहीं बना a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका अब हम दोबारा स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी, इसका हम दोबारा स्क्वायर खोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, h² इस तरह, और न्यू का स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 न्यू और न्यू डैश, ठीक है, और प्लस ये बाकी सारी वैल्यू इसी तरह m0 का स्क्वायर c की 4 प्लस 2h और न्यू माइनस न्यू डैश और m0c² हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ये नीचे मैंने पहले से लिख के रखी हुई थी ताकि हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो, कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। तो m² c की 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ना इसको h² को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ना ब्रैकेट आ रही है v डैश और ये ऐसे ब्रैकेट आ रही है, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं कि m का स्क्वायर c की 4 इज इक्वल टू h² न्यू का स्क्वायर प्लस h² न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h² न्यू डैश आ जाएगा प्लस यहां पर m0² c की 4 प्लस 2h और न्यू माइनस न्यू डैश और m0c का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक इक्वेशन आई, m² c की 4 इज इक्वल टू h² न्यू का स्क्वायर प्लस h² v डैश का स्क्वायर माइनस 2h² v न्यू डैश, बार बार मैं इसको v पढ़ रहा हूँ, इसको न्यू पढ़ना है, न्यू
प्लस एम नॉट का स्केयर सी की फॉर्म प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब मैं ये सारा ना रेज करने वाला हूं और सिर्फ ये वाली एक इक्वेशन रखूंगा ताकि हम बाकी फर्दर डेरिवेशन आगे कर सके। ठीक है, अगर इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लें, उसके बाद मैं इसको रेज करने वाला हूं। सिर्फ हम ये लास्ट वाली इक्वेशन लिखी रहने दे देंगे, बाकी हम सारा रेज कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये सारा गया। अब हम ना मोमेंटम के लिए इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड कर रहा है, लिहाजा हम वो भी निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हो जाए साफ है ठीक हो गया जी। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बजाय अब हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लग रहा है कि टोटल जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है इज इक्वल होगा वो टोटल जो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा। ठीक है, यहां पर फिर से बता रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम ना ये चीज देखने लगे। अब आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहां पर देखिए मोमेंटम इसका किस तरफ है, इधर, यहां पर ऐसे। इस अगर हम ना एक्सरे फोटोन का देखें और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम किधर है, ऐसे। अब आपको पता है कि अगर वेक्टर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो ना तो हम कहते हैं वो एक्स एक्सिस में और इसका वाई एक्सिस जीरो है। अगर वेक्टर इस तरह से हो इसका मतलब है वो वाई एक्सिस में है और उसका एक्स एक्सिस जीरो है। लेकिन अगर वेक्टर ऐसे हो तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। ठीक है, तो यहां पर जो है मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, ऐसे। तो इसका मतलब है मोमेंटम एक्स एक्सिस में भी है, मोमेंटम वाई एक्सिस में भी है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस मोमेंटम का हमारे पास एक कंपोनेंट ये बन जाएगा एक्स कंपोनेंट, और एक इसका कंपोनेंट ये बन जाएगा वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्स और वाई कंपोनेंट बना दिए इसके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर मोमेंटम कितना होगा, यहां पर होगा P डैश कॉस थीटा। ये है हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और मोमेंटम ऑफ फोटोन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बना लिए एक्स और वाई, और यहां पे थीटा के साथ वाला आपको पता है कॉस थीटा होता है, और उसके ये जो परपेंडिकुलर है इसके वो हमारे पास क्या होगा, P डैश साइन थीटा। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, P डैश साइन थीटा। ओके हो गया। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात करें तो यहां पर होगा ये हमारे पास इसका एंगल फाई है, और एंगल के साथ वाला कॉस थीटा यहां पर होता है, तो P डैश E यहां पर छोटा सा इसके साथ लिख लें, साइन सॉरी कॉस फाई हो जाएगा। एंगल्स का साथ यहां पर ध्यान रखना है, कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा ये फाई, और यहां पर इसका वाई एक्सिस में क्या होगा, P डैश साइन फाई हो जाएगा। तो P डैश और साथ में छोटू सा E लिख दें कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और साइन फाई आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये एक्स एक्सिस में P डैश कॉस थीटा फोटोन का, P डैश कॉस फाई इलेक्ट्रॉन का, P डैश साइन थीटा फोटोन का, P डैश साइन फाई इलेक्ट्रॉन का। ओके हो गया। तो ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करें इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या था। ठीक है, एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पहले वो देखेंगे। उसके बाद वाई एक्सिस में हम अलग से देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो इक्वल टू है फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो पहले हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस यानी कि जब आपने यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस, इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए आपने भूल जाना है कि कोई वाई एक्सिस भी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि कोई वाई एक्सिस भी है। सिर्फ हम अब एक्स एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। ओके हो गया। अब इसकी ना वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर ना ये जो चीजें ना P प्लस पीई ये कोलिजन से पहले के हैं और P डैश प्लस पीई ये कोलिजन के बाद के हैं। तो कोलिजन के पहले आप देखें, यहां पर मुझे बताएं मोमेंटम ऑफ जो फोटोन है वो कितना है, P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी कोलिजन से पहले। तो यहां पर आप लिखेंगे एच न्यू बाय सी प्लस यहां पर देखिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है कोलिजन से पहले, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम की आप हम बात करें, ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो भाई उसका जीरो है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या पुट करेंगे, जीरो इज इक्वल टू। अब फाइनल मोमेंटम मतलब कि कोलिजन के बाद फोटोन का कितना है, ये फोटोन का देखिए दोनों एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, P डैश कॉस थीटा, तो P डैश कॉस थीटा प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना है P डैश कॉस फाई है, P डैश और छोटू सा यहां पर E लिख ले कॉस फाई है। ठीक है, ये थीटा है, ये फाई है, इलेक्ट्रॉन का जो मान रहा है वो फाई है, जो फोटोन का वो मैंने थीटा लिया हुआ है। ठीक है, अब ना इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो एच न्यू बाय सी और इज इक्वल टू P डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे, एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा प्लस यहां पर P डैश ई। अब यहां पर एच न्यू बाय सी नहीं पुट कर देना, ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है आफ्टर कोलिजन और वो कितना आ रहा है, वो तो mv है, तो यहां पर हम लिखेंगे mv cos फाई आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक ओके है, डन हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर इस तरफ ले आए, तो h न्यू डिवाइडेड बाय c माइनस h न्यू डैश डिवाइडेड बाय c cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये इधर आई तो नेगेटिव होगी, इज इक्वल टू mv cos फाई आ जाएगा। ठीक है, अब ना चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए इस c को मैं किसी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या यहां पर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय c ऑन बोथ साइड्स, मतलब c के साथ जो है ना दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जब दोनों साइड इस यहां पर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा h न्यू माइनस यहां पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा h न्यू डैश cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m v c cos फाई आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, किया दोनों साइड को c से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास चीजें आसान हो गई हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे ना स्क्वायर ले लेना है, दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो चीज देखते हैं। मैं ना इसमें जब स्क्वायर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगी, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, c का स्क्वायर, cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इज इक्वल टू के इधर ले आए, इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाता हूं ताकि चीजें आसान। h न्यू माइनस h न्यू डैश cos थीटा और उसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यहां पर भी वो फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, कोई बोर तो नहीं हो रहा।
ठीक है, मैंने कहा है कि समझ आती जा रही है तो वीडियो को स्पीड अप कर दिया करें। तो m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, c का स्क्वायर, cos स्क्वायर, यहां पर क्या था cos स्क्वायर फाई, ओके, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर, h का स्क्वायर, न्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर, न्यू डैश का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर 2ab करना है तो 2h का स्क्वायर, न्यू डैश, 2h का स्क्वायर, न्यू डैश, और साथ में क्या है cos थीटा, साथ में क्या है cos थीटा, ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखें h का स्क्वायर, न्यू का स्क्वायर, प्लस h का स्क्वायर, न्यू डैश का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab करना है तो 2h यहाँ भी है, h यहाँ भी है तो h का स्क्वायर, और न्यू डैश और cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको नाम दे लेना है इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, कहाँ ये इक्वेशन कहाँ से आई है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना है, ठीक है। उसके लिए मैं ये सारा रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का ये काम हमने किया था ये वाली इक्वेशन हासिल करने के लिए, तो सिर्फ इसको रहने देता हूँ, बाकी मैं ये सारा रेस कर रहा हूँ। तो बाकी सारा मैं क्या कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, यहाँ से ये भी गया और कोई स्केयर शेयर ना मिट जाए, ठीक है, क्योंकि ज़रा सी यहाँ पर मिस्टेक होगी ना तो इसका मतलब है कि नीचे से वो सारा ख़राब हो गया, आगे से सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें ध्यान से करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस हम देखते हैं, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग देखें फिर से इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, लेकिन वाई एक्सिस पे। तो पहले इनिशियल मोमेंटम का देखते हैं, यानी कि हमारे पास कोलिजन से पहले का मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए क्या ये जो एक्सरे फोटोन है ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में, क्या ये वाई एक्सिस में जा रहा है, ये वाई एक्सिस में नहीं जा रहा। इसका मतलब है इस फोटोन का इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस में 0 होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पहले ही रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोलिजन से पहले, तो इसका मोमेंटम तो पहले ही 0 है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना कि मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन से पहले इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद, तो ये वाले दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फोटोन है ये वाई एक्सिस में तो जा ही नहीं रहा, ये तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, तो वाई तो इसका 0 है, तो इस वजह से वाई एक्सिस में इसका मोमेंटम भी 0 होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करें तो ये भी हमारे पास ऊपर या नीचे तो जा ही नहीं रहा, ये तो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो x में भी 0 और y में भी 0 इसका होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 कि इनिशियली y एक्सिस में इन दोनों के मोमेंटम क्या है, 0 है। अच्छा, फाइनली जब ये से टकरा गया, ये इधर स्कैटर हो गया, ये इधर स्कैटर हो गया, तो फिर हमारे पास y एक्सिस में कितने मोमेंटम आए वो चीज़ देखते हैं। तो y एक्सिस में जब ये स्कैटर हो गया तो अब ये स्कैटर फोटोन का ये y एक्सिस में मोमेंटम कितना है, p डैश साइन थीटा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, p डैश साइन थीटा प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन का y, ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टकराने के बाद ये जब से हमारे पास एमिट हो गया तो इसका ये y एक्सिस में मोमेंटम कितना है, p डैश e साइन फाई। तो p डैश e साइन फाई। लेकिन यहां पर एक चीज आपने गौर करनी है कि ये जो मोमेंटम p डैश साइन थीटा ये अपवर्ड है, ये p डैश साइन फाई ये डाउनवर्ड है y एक्सिस में, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से दरमियान में मैं क्या लगा दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। ओके हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, p डैश कितना होता है, h न्यू डैश बाय c, क्योंकि p डैश है तो h न्यू डैश बाय c होगा, और साइन थीटा माइनस p डैश e, यानी p डैश मोमेंटम क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन का, वो तो होता है mv, और यहाँ पर साइन फाई आ जाएगा।
ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको उठाकर जब इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश डिवाइडेड बाय सी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सी को ख़त्म करने के लिए, इस सी को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी सी साइन फाई, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन और थीटा आ जाएगा साथ में। ठीक हो गया। मतलब दोनों साइड को ना सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ वाला जो सी था वो एक और सी से कट गया। ठीक है, दोनों साइड को सी से मल्टीप्लाई, इधर भी सी आ गया, इधर वाला सी आना था वो सी से कट गया, तो एच न्यू डैश साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एम का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, न्यू डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। आपने इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 3 का। अब गौर से देखना है, ये वाली जो रेड वाली है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये 3 वाली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 ये रहने देते हैं, हम बाकी सारा रेज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में हमने इसलिए सारा किया क्योंकि ये वाली वाई एक्सिस में मोमेंटम की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब ऊपर वाला रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक हमारे पास मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, एक है अलोंग वाई एक्सिस है। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक ही इक्वेशन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किसको, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये था मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन 3 था मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है। तो मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वो इक्वेशन सी निकल आएगी। ठीक है, किसको, इसको और इसको हमने ऐड कर देना है। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, जब इसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सॉरी एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर आता था। ठीक है, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को आपने ऐड अप कर देना है बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यानी इन दोनों में आप देखें एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और बाकी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू पहले ना ये वाली सारी टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करना है। एच का स्क्वायर वी का स्क्वायर, और सॉरी न्यू का स्क्वायर, बार बार इसको मैं भी पढ़ रहा हूँ, एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2h का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा। अब ये वाली इक्वेशन लिखने के बाद इसमें ये वाली ऐड करनी है, तो प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन 2 को 3 में ऐड कर दिया है, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाली राइट साइड में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये उसी तरह एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस यहां से ये देखे और ये देखे, इसमें एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, और माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी।
अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर इसको हम 1 पुट कर देंगे तो m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, c का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4 का। इसको आप क्या नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आई है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो हमारे पास इन दो इक्वेशंस को लाने के लिए हमने ये सारा काम किया है, इन दो को ऐड किया तो ये आ गई, ठीक है। तो इसको और इसको लाने के लिए हमने ये सारा काम किया है, ठीक है। तो सिर्फ इक्वेशन 1 और 4 को रहने देते हैं, बाकी सब कुछ हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला उड़ गया, ठीक है, और ऊपर से ये भी गया, क्योंकि इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ऊपर से अब उड़ गया। तो यहां से याद रखना है, ओके हो गया। अब लास्ट काम आपने ये करना है, क्योंकि हम डेल्टा लैम्डा फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 में से, सिर्फ इतना आप करना है। इसको माइनस कर देना है इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को कर दें, राइट साइड में से राइट को कर दें। तो m का स्क्वायर c की 4, m का स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m का स्क्वायर v का स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर c की 4 माइनस m का स्क्वायर v का स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये सारी टर्म आपने लिख देनी है। क्या थी, h का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, h का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश प्लस m नॉट का स्क्वायर c की 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m नॉट c का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ये वाली टर्म आपने करनी है, तो h का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, ठीक है, माइनस ये सारी टर्म। तो अब इस माइनस को अगर हम इधर मल्टीप्लाई अंदर करें तो माइनस प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट साथ से खत्म, ठीक हो गया। तो ये हमने इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से। अब देखते हैं वैल्यूज कटती कौन कौन सी हैं, बस वो काट के तो आगे कहानी चलाते हैं। तो ये इससे गई, ये माइनस में है, ठीक है, तो ये इससे भी गई और बाकी हमारे पास जो बच जाती है ना वो हम लिख लेते हैं। तो m का स्क्वायर c की 4 माइनस m का स्क्वायर v का स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश प्लस m नॉट का स्क्वायर c की 4, कोई बोर तो नहीं हो रहा, न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर और प्लस 2h। सर अगर हम बोर हो भी रहे हैं तो आप क्या कर लेंगे। अच्छा अब हम सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये इक्वेशन आ गई, लिहाजा हमें अब इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना बस वो साथ साथ नीचे उसी तरतीब के साथ लिखते जाना है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस काम है तो हमें ये मिटाना पड़ता है। लास्ट काम यहाँ से इस m का स्क्वायर c की 4 को कॉमन अगर हम यहाँ से लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से m का स्क्वायर c की 4 कॉमन लें तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ये वाली सारी टर्म उसी तरह। अब यहाँ पे ना एक आपने काम करना है कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें
तो वो पार्टिकल ज़ाहिर अगर हम उसको स्पीड से चलाएंगे तो उसके मैस में भी थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, और मैस वेरिएशन कितनी आई है उसको मालूम करने के लिए फार्मूला क्या था, जो हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 19 का जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें वो पढ़े थे, टाइम डायलेशन, मैस वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। उसमें ना हमने मैस वेरिएशन का एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। ठीक है, ये मैस वेरिएशन का फार्मूला था। आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है तो m का स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट का स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस m स्क्वायर की वैल्यू को आपने यहां पर m स्क्वायर की जगह पुट कर देना है। फिर से बता रहा हूं, इस m स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है। तो जब यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, m नॉट का स्क्वायर, ठीक है, m नॉट का स्क्वायर, और ये c की 4 उसी तरह डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर, ये इससे कट गया तो m नॉट का स्क्वायर c की 4 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म उसी तरह माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश प्लस m नॉट का स्क्वायर c की 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, m नॉट का स्क्वायर c की 4 इधर भी है इधर भी है, इसको उठाकर इधर ले आना है। तो m नॉट का स्क्वायर c की 4 माइनस m नॉट का स्क्वायर c की 4 इज इक्वल टू माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर और न्यू डैश और कॉस थीटा। ओके हो गया। अब यहां पर ये ज़ाहिर जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखें तो 2h का स्क्वायर न्यू डैश इसमें भी आ रहा है, और 2h का स्क्वायर न्यू और न्यू डैश इसमें भी आ रहा है। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे करें कि ये वाली टर्म उठा के ना इधर अगर हम ले आए, यहाँ पर m नॉट का स्क्वायर c की 4 माइनस m नॉट का स्क्वायर c की 4, ये तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश, हम जल्दी से बस इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर इस तरफ ले आना है। जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो 2h का स्क्वायर न्यू डैश 2h का स्क्वायर न्यू डैश माइनस, इसको भी उठाकर इस तरफ ले आए तो ये भी क्या बनेगी, 2h का स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू, बाकी ये इधर बच गई और सॉरी ये बच गई 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम ये कॉमन ले लें 2h का स्क्वायर न्यू डैश, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो कॉमन आ सकता है। यहाँ पर 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m नॉट c का स्क्वायर उसी तरह। ठीक हो गया। अब चूंकि इसको ऊपर हम थोड़ा सा करते हैं, ऊपर से हम रेस करते हैं, तो रेस करके क्या आएगा हमारे पास वो चीज़ देख लेते हैं। हम जल्दी से इसको रेस कर देते हैं और ओके हो गया। अच्छा, इसको रेस कर रहे हैं तो 2h का स्क्वायर न्यू डैश। अच्छा, यहाँ से देखें हमारे पास अगर कोई वैल्यू करती है तो हम पहले काट देते हैं, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये h का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस h से कट जाएगा, तो पीछे वैल्यू क्या बचेगी, h न्यू डैश और 1 माइनस कॉस थीटा और इज इक्वल टू, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, v डैश और m नॉट c स्क्वायर को ना मैं इस तरह से लिखता हूँ, m नॉट c डॉट c, इस तरह m नॉट c स्क्वायर को मैंने किस तरह से लिख दिया, m नॉट c डॉट c लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस m नॉट c को इधर आके डिवाइड कर दे और इस v इंटू वी डैश को उधर जाके डिवाइड कर दे, तो
तो ये क्या बन जाएगा h ओवर ये m नॉट सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा m नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी न्यू इंटू न्यू डैश उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो न्यू माइनस न्यू डैश ओवर न्यू डैश और ये वाला सी जो बच गया था वो इस तरह। होप सो कि स्टेप की समझ आ गई होगी। m नॉट सी के स्क्वायर को m नॉट सी को इधर डिवाइड कर दिया न्यू इंटू न्यू डैश को उधर डिवाइड कर दिया ठीक है ये सी उधर ही रहेगा। अब h ओवर m नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं पहले देखो मेरे मोबाइल की बैटरी तो नहीं खत्म होगी क्योंकि इसकी बैटरी नहीं चल रही है तो न्यू माइनस न्यू डैश इसको ना अलग अलग नीचे से डिवाइड कर दें इनके न्यू और न्यू डैश और इसके नीचे भी इसको अलग डिवाइड कर दें न्यू और न्यू डैश और बाहर सी आ जाएगा। अब यहाँ से ये न्यू इस न्यू से कट गया ये न्यू इससे कट गया तो बाकी यहाँ पर क्या बचा 1 ओवर न्यू डैश माइनस 1 ओवर न्यू बच गया और बाहर सी ठीक है। अब सी को इधर अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर क्या बनेगा सी ओवर न्यू डैश और यहाँ पर क्या बनेगा सी ओवर न्यू बनेगा ठीक है बाहर से सी खत्म हो जाएगा और यहाँ से h ओवर m नॉट सी उसी तरह और 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ठीक हो गया। अब नीचे से हम इसको रेज करते हैं और हमारे पास तो इक्वेशन भाई आ भी गई है किसी को पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर देखिए c बाय न्यू डैश क्या होता है हाँ हमारे पास था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा तो हमारे पास क्या था लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ होता है और लैम्डा इज इक्वल टू वी की जगह क्या स्पीड ऑफ लाइट सी और एफ की जगह हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो किया था तो यहाँ से हम वीडियो को दोबारा से शुरू करते हैं। एक्चुअली जब वीडियो बना रहा था तो एकदम से मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई और हम वो सारा आगे लिखते गए लेकिन वो आगे से रिकॉर्ड नहीं था हुआ लेकिन बहरहाल हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। तो हम ना पहुंचे थे यहाँ पर h ओवर m नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू डैश माइनस सी ओवर न्यू पे हम पहुंचे थे ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि ये जो c ओवर न्यू होता है इसको हम क्या कहते हैं ये लैम्डा होता है क्योंकि हमारे पास लैम्डा क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है c बाय एफ होता है ठीक है क्योंकि हमारे पास पता है f इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ और यहाँ पे हमने f फ्रीक्वेंसी को ग्रीक किस लेटर से शो किया हुआ है न्यू से तो c बाय न्यू डैश ये क्या होगा हमारे पास लैम्डा डैश हो जाएगा। तो c बाय न्यू डैश क्या होता है लैम्डा डैश c बाय न्यू क्या होता है लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा डैश क्या है ये हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है ठीक है एक्सरे फोटोन की और ये हमारे पास क्या है ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ फिर डेल्टा लैम्डा ठीक है क्योंकि चेंज है ये तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारे पास फार्मूला है चेंज इन वेवलेंथ निकालने का जो हम कब से वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में ठीक है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ में कितना चेंज आया है। हम कहते हैं ना स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है तो कितनी इंक्रीज हो जाती है वो तो हमें बताओ तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें h क्या है कांस्टेंट है m नॉट क्या है कांस्टेंट है c कांस्टेंट है h प्लैंक्स कांस्टेंट m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट तीनों कांस्टेंट है। इसका मतलब है चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड कर रही है एंगल थीटा के ऊपर स्कैटरिंग एंगल हम इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रही है यानी कि चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड कर रही है इस एंगल पे कि ये जो एक्सरे फोटोन है ये कितने एंगल पे स्कैटर हो रहा है इस पे सिर्फ डिपेंड कर रही है ये हमें बताएगा कि चेंज इन वेवलेंथ कितनी आ रही है। अब हम डिफरेंट एंगल्स पे देखने से पहले यहाँ पर देखिए डेल्टा लैम्डा क्या है ये कॉम्पटन शिफ्ट हम इसको कहते हैं ठीक है h ओवर m नॉट सी के c क्या है ये कॉम्पटन वेवलेंथ है। अब पहले में h ओवर m नॉट सी की वैल्यू तो देखते हैं कितनी है h क्या है 6.63 इंटू 10 टू माइनस 34 c 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड m नॉट क्या है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू रेज माइनस 31 kg। जब ये तीनों वैल्यूज h ओवर m नॉट c में पुट करेंगे तो h ओवर m नॉट c की वैल्यू क्या निकलती है 2.43 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 12 मीटर यानी कि 2.43 पिकोमीटर। तो ये 2.43 पिकोमीटर क्या है ये हमारे पास इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ यार इसी के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे कि चेंज इन वेवलेंथ कितना आया है। तो डिफरेंट एंगल्स पे देखते हैं
क्योंकि डिपेंड ही स्कैटरिंग एंगल पे कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्सरे फोटोन आया, टारगेट मटेरियल से टकराया और टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, ये आया टकराया इसी डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, तो स्कैटरिंग एंगल कितना बना 0 डिग्री। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल कितना बना 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आपने सिर्फ थीटा की जगह यहां पर 0 पुट करना है, तो cos 0 कितना होता है 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये सारी टर्म 0, तो डेल्टा लैम्डा 0। यानी कि अगर 0 डिग्री पे एक्सरे फोटोन स्कैटर करे तो कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। एक चीज ये याद रखनी है, कहता है अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे स्कैटर करे तो याद रखें अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे स्कैटर करे, इसका मतलब है एक्सरे फोटोन ऐसे आया, टारगेट मटेरियल से टकराने के बाद ऐसे स्कैटर कर गया, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा h ओवर m नॉट c आ जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c, यानी कि अगर 90 पे स्कैटर करें तो वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा 2.43 पिकोमीटर का चेंज आएगा। ठीक हो गया, यानी तब अब वेवलेंथ चेंज होगी, कितनी चेंज होगी 2.43 पिकोमीटर तक। अच्छा नेक्स्ट कहता है अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे स्कैटर करे तो सिंपल यहां पर 1 थीटा की जगह 180 डिग्री पुट कर दें, और cos 180 कितना होता है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2h ओवर m नॉट c, कि अगर 180 डिग्री पे कोई एक्सरे फोटोन स्कैटर करता है तो फिर हमारे पास वेवलेंथ में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा डबल ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ के, कॉम्पटन वेवलेंथ के डबल तक चेंज आएगा। यानी 2.43 पिकोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आए यानी उतना चेंज हमारे पास आएगा अगर एक्सरे फोटोन 180 डिग्री पे स्कैटर करे। तो यानी कि यहां से हमें पता चला कि चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड कर रही है सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चेंज इन वेवलेंथ जो है ऑफ एक्सरे फोटोन वो भी बढ़ती जा रही है, वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट, उसकी डेरिवेशन और ये सारी कहानियां। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी इस स्कैटरिंग फोटोन एक्सरे फोटोन के बारे में क्या कहती थी और क्वांटम थ्योरी इस स्कैटरिंग एक्सरे फोटोन के बारे में क्या कहती है, और दोनों में से फेल कौन सा हुआ, दोनों में से सक्सेसफुल कौन सा हुआ, अब हम वो देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है और जो क्वांटम थ्योरी है वो इन स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन के बारे में क्या इरशाद फरमाती है। तो सबसे पहले इस सेटअप को देखते हैं। ये हमारे पास कोई कॉलिमेटिंग स्लिट्स है जिनमें से वो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन पास कर रहा है। ये जस्ट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उसको पैरेलल बीम की शक्ल दी जा सके। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो ये क्या होगा, टारगेट मटेरियल से टकराएगा, ठीक है, और यहाँ से एक्स रेज जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर्ड करेंगी, और ये हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास ये, ठीक है, और ये क्या कर सकता है, डिटेक्टर ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है, और हम ना डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, बहरहाल सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, बाद में उन ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये बड़े मजे की कहानियां हैं, ध्यान इधर करना है। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी मतलब जो पुरानी थ्योरी है 20वीं सेंचुरी से वो पहले की वो थ्योरी है। ठीक है, वो हमें क्या कहती थी, वो हमें कहती थी कि ये इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो एक्स रेज हैं जब ये टारगेट मटेरियल के साथ टकराएगी, आप एक्स रेज हमें पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, कहता है कि जब ये एक्स रेज हमारे पास आएंगी और टारगेट मटेरियल के साथ टकराएंगी, अब ये टारगेट मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन है जब उसके साथ ये कोलाइड करेंगी तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करने लग पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और हमें पता है कि जब कोई चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास एक्स रेज आई हैं और ये जब टारगेट मटेरियल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ टकराएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑसिलेट करने लग पड़ेगा, और इस चार्ज की ऑसिलेशन की वजह से एक और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और वो भी एक्स रेज ही होंगी। अब क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि ये जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं ये वाली, और ये जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से ये वाली एक्स रेज प्रोड्यूस हुई हैं, इनकी वेवलेंथ इक्वल होगी और इनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा।
है ना मजे की बात। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि इंसिडेंट एक्स रेज और ये जो ऑसिलेशन की वजह से ये जो एक्स रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स रेज ये प्रोड्यूस हुई हैं, इनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये कहती थी क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और ये याद रखें कि ये वाली जो एक्स रेज है ये ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो इसके लिए उसने ग्राफ किस तरह का बनाया, इसके लिए ना कुछ इस तरह वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को लिया और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ को लिया, तो उसके पास ना ग्राफ कुछ इस तरह का आया और इस वेवलेंथ को उसने क्या किया, लैम्डा नॉट कह दिया। ठीक है, यहां पर देखें ये इंटेंसिटी है, इतनी इस वेव की इंटेंसिटी है। ठीक है, वेव की इंटेंसिटी, और यहां पर ये क्या है, इसकी वेवलेंथ है। अब देखें ये हमारे पास किसकी वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ भी हमारे पास यही आई, और ये जो आप कह लें कि ये जो हमारे पास एक्सरे फोटोन है इसकी भी हमारे पास वेवलेंथ उतनी ही आई है। यानी कि जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है और जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है दोनों की वेवलेंथ लैम्डा नॉट आई है। यानी कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जब कोई एक्स रेज किसी क्रिस्टल हमारे पास टारगेट मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है जो एक्स रेज स्कैटर होती हैं, इंसिडेंट एक्स रेज और जो स्कैटर्ड एक्स रेज है उनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। ये हमें कहती है क्लासिकल थ्योरी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है वो चीज़ देखें। ठीक है, वो चीज़ उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहरहाल फिलहाल ये चीज़ याद रखनी है। अब जब एक्सपेरिमेंटल डाटा हमने देखा, ठीक है, आर्थर ओली कॉम्पटन ने 1923 में जब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा और ये ग्राफ वगैरह देखे तो वहाँ पर क्या आया वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, उसी में वो क्वांटम थ्योरी आ जाएगी। तो ये मैंने कहा था ये डिटेक्टर ऐसे मूव करते हैं, पहले हम 0 डिग्री पे देखेंगे वेवलेंथ, जो एक्स रेज आ रही हैं उनकी वेवलेंथ में चेंज कितना आया भी आया या नहीं आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 45, 90 और 135 पे देखेंगे। तो कहता है, गौर से सुनना है अभी जो मैं बात कहने वाला हूँ, ये क्लासिकल थ्योरी ये होगी ख़त्म। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, इस पे कहता है कि अगर हमारे पास ये टारगेट मटेरियल है और ये हमारे पास एक्सरे फोटोन आया, ठीक है, और यहाँ से एक और एक्सरे, यही एक्सरे फोटोन क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया। कब, अब देखें दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो डिटेक्टर को जब यहाँ पर रखा गया तो उसकी वजह से ये जो हमारे पास ग्राफ आया वो कुछ इस तरह का था। अब यहाँ पर देखें, ये देखें एक ही पीक मिल रही है जिसको हमने लैम्डा नॉट कहा है। ये स्कैटर्ड फोटोन के, ये जितने ग्राफ है ना ये स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन के ग्राफ है। यानी कि स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का ग्राफ हमें क्या बता रहा है, लैम्डा नॉट। ये तो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ थी और हमने अभी देख के आए हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यानी चेंज इन वेवलेंथ 0 होता है, कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आता। यानी कि जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ थी वही स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ है, इसलिए ग्राफ वही आ रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास ना तकरीबन ये सेम से आ रही है। इससे अगर हम सिर्फ इस ग्राफ को देखें ना तो भाई हम फिर खुश हो जाते हैं कि भाई वाह भाई वाह, क्लासिकल थ्योरी तो फिर ठीक कह रही थी कि इंसिडेंट एक्सरे फोटोन और स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, भाई ये तो फिर ठीक हो गया। लेकिन जब हमने देखा 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, जब हमने देखा 45 डिग्री पे जो एक्स रेस हमें मिल रही हैं उनकी वेवलेंथ का जब हमने वो ग्राफ सा देखा, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, ठीक है, तो उसमें क्या हमारे पास आया, उसमें ये 2 पीक्स आई। फिर से बता रहे हैं ग्राफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन के, इंसिडेंट के नहीं है। 2 हमारे पास पीक आई, एक पीक आई वही लैम्डा नॉट वाली और एक पीक आई लैम्डा डैश वाली। यानी कि 45 डिग्री पे हमें वो वेवलेंथ के एक्सरे फोटोन भी मिल रहे थे जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के इक्वल थी, और वो वाले एक्स रेज के फोटोन भी मिल रहे थे जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज से ज्यादा थी। दोनों मिल रहे हैं। अब 0 डिग्री पे तो एक ही मिल रहा था ना, दोनों की, इंसिडेंट की भी स्कैटर्ड की भी एक जैसी, लेकिन 45 डिग्री पे हमें 2 किस्म की वेवलेंथ मिल रही है। यानी कि जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ है उसके बराबर भी स्कैटर्ड फोटोन की एक वेवलेंथ मिल रही है, और कुछ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन ऐसे थे जिनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास इंसिडेंट एक्सरे फोटोन से ज्यादा थी।
तो लैम्डा नॉट याद रखिए, बस लैम्डा नॉट जो है ना, लैम्डा नॉट ये बस याद है, लैम्डा नॉट की जो वेवलेंथ है ना वो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल है। और ये लैम्डा नॉट क्या है, ये स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन के लिए है। और इसकी वेवलेंथ हमारे पास कुछ की लैम्डा नॉट आ रही है, कुछ की लैम्डा डैश आ रही है। अब क्लासिकल थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये तो उसने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये हमारे पास जो एक्सरे फोटोन आ रहे हैं वो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन लैम्डा नॉट, ठीक है, ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वो वेवलेंथ के बराबर है। लेकिन ये जो एक्सरे फोटोन है जिनकी वेवलेंथ लैम्डा डैश है और ज़्यादा है, आपको पता है एक्स एक्सिस में जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है, ये वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ ज़्यादा है, इनको एक्सप्लेन नहीं था कर पाया कि ये कहाँ से आ गई है। लैम्डा नॉट तक तो ठीक है, लैम्डा डैश कहाँ से आ गया, ये इंक्रीज इन वेवलेंथ वाले एक्सरे फोटोन ये कहाँ से आ गए, इनको एक्सप्लेन नहीं था कर पाया। इसको एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी ने। बहरहाल देखते हैं कैसे। अच्छा, फिर उसने देखा 90 डिग्री पे। अच्छा 90 डिग्री पे जब देखा, यहाँ से डिटेक्टर मूव करके इधर ले, 90 डिग्री पर जब उसने देखा तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया। अच्छा, इस पे भी उसको ये वाली लैम्डा नॉट वेवलेंथ वाले एक्सरे फोटोन मिले, यानी कुछ एक्सरे फोटोन ऐसे मिले कि जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के इक्वल थी। लेकिन ये एक्सरे फोटोन लैम्डा डैश वाले भी उसको मिले, यानी कि 90 डिग्री पे ज्यादातर वो ऐसे एक्सरेज फोटोन मिले जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ से ज्यादा थी। दोनों मिल रहे हैं भाई। एक तो ये भी मिल रहा है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, भाई मान लिया इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की इक्वल आ रही है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ, लेकिन ये वाले जो एक्सरे फोटोन आ रहे हैं इनकी वेवलेंथ लैम्डा डैश थी। अच्छा मान लें कुछ ऐसे आ रहे हैं, ये मान लें इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की जितनी है, कुछ हमारे पास ये वाले भी आ रहे थे, ये लैम्डा डैश है, दोनों टाइप्स के हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, इंक्रीज इन वेवलेंथ है, इसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं थी कर पाई। इसी तरह जब 45 डिग्री पे देखा तो यहाँ पर भी वो लैम्डा नॉट वो मिल रहा है, ठीक है, यानी ऐसे एक्सरे फोटोन मिल रहे हैं जिनकी वेवलेंथ तो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के इक्वल है। और ये लैम्डा डैश भी साथ में मिल रहा था, कुछ ऐसे एक्सरे स्कैटर्ड फोटोन भी मिल रहे थे जिनकी वेवलेंथ लैम्डा डैश ही जो कि लैम्डा नॉट से बड़ी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आगे आए तो वेवलेंथ बढ़ती है। अगर यहाँ पर आ रही है इसका मतलब है लैम्डा डैश लैम्डा नॉट से ज़्यादा है। तो ये वाले एक्सरे स्कैटर्ड फोटोन भी हमें मिल रहे थे, ठीक है। अच्छा अगर 135 डिग्री पे देखें तो यहाँ पर देखें फिर से लैम्डा नॉट तो मिल रहा है, यानी कुछ एक्सरे फोटोन ऐसे मिले हैं जिनकी इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ के बराबर थी, कुछ ये मिल रहे हैं, वाह भाई वाह लैम्डा डैश, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला थीटा इज इक्वल टू 0, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ में चेंज भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वेवलेंथ में चेंज होता ही नहीं है ना 0 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री पे देखें तो इतना वेवलेंथ में चेंज आया है, ठीक है, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन में। अगर 90 पे देखें तो इतना चेंज आया है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन में। 135 पे देखें तो इतना बड़ा चेंज आया है। यानी कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन हमें बड़ी वेवलेंथ के मिलते जाते हैं। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, ये जो इंक्रीज इन वेवलेंथ वाले फोटोन एक्सरे फोटोन मिल रहे हैं, इनको वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं थी कर पाई। इनको एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी ने। क्वांटम थ्योरी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था वो चीज़ देखते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं कर रहा, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर। तो जब यहाँ से एक्स रेज आती हैं और इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो एक्स रेज क्या करती हैं, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देंगी और एक खुद भी स्कैटर हो जाएंगी विद लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, उसने कहा था जब एक्स रेज यहाँ से आती हैं तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं और बाकी फिर क्या है वो एक्स रे स्कैटर कर देती हैं लेस एनर्जी की। मान लें मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ से 4 जूल एनर्जी की एक्स रेज आई, 1 जूल इलेक्ट्रॉन को दे दिया, फिर 3 जूल की एक्स रेज यहाँ से स्कैटर्ड हो गई। तो ये वाली एनर्जी, ये कम एनर्जी की एक्स रेज हैं, ये ज़्यादा एनर्जी की एक्स रेज हैं। क्यों? क्योंकि इनने कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को दे दी है, ठीक है। और हमें पता है कि एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है।
तो इस तरह से क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमारे पास ये इंक्रीज इन वेवलेंथ आता है स्कैटर्ड फोटोन में। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, ठीक है। फिर जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, लिहाजा उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ उनकी ज़्यादा हमें मिलती है, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ये वाले कौन से हैं, 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 लैम्डा नॉट और ये लैम्डा नॉट, ये कहाँ से आ गए भाई? इसको भी क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। कहता है कि जो हमारे पास टाइटली बाउंड होते हैं इनर मोस्ट शेल के अंदर, मान ले कोई एक्सरे, क्योंकि मैं जब एक्सरेज को फॉल करवाता हूँ टारगेट मटेरियल पे को, तो एक एक्सरेज तो नहीं होती, बहुत सारी एक्सरेज को फॉल करवाता हूँ। मान ले कोई एक्सरेज इधर आई, अब इसने चाहा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दूं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक्स रेज क्या करती हैं, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाती। इस अंदर वाली, तो जब इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं एटम, वो रिकॉइल करता है, तो ये जो एक्स रेज हैं ये इसी तरह वो स्कैटर्ड हो जाती हैं और इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाती। यहाँ पर बहुत कम इनकी एनर्जी खर्च होती है, ना होने के बराबर। तो जिस तरह की आई उसी तरह की स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो हमें मिल रही थी ना कि जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के बराबर ही थी स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ, वो ये वाले थे कि जो हमारे पास इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट की और जब वहाँ से एक्सरे स्कैटर हुई तो उनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से हमारे पास इंटरेक्ट की, तो जब वो वाली एक्सरे स्कैटर हुई तो उनकी वेवलेंथ में चेंज आया। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये वाली कौन सी है? ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन से जो इंटरेक्ट की हैं। और ये वाली कौन सी है? ये वाली लैम्डा नॉट वाली जो इनर मोस्ट शेल के वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट जिन्होंने किया, और इनकी ये जब स्कैटर्ड हुई तो इनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट आखिरी चीज़ है कि यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाता है इंटेंसिटी बढ़ती है। तो ये जो हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन लार्जर वेवलेंथ वाली थी उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए इनकी इंटेंसिटी इतनी, इसकी इंटेंसिटी इतनी, इसकी इंटेंसिटी इतनी, ठीक है। यानी इसका मतलब, ये इंटेंसिटी का मतलब होता है तादाद में ज़्यादा होना। यानी कि एक्सरे फोटोन की जो ऐसे एक्सरे फोटोन, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन मिल रहे थे कि जिनकी वेवलेंथ बड़ी थी, वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू दिस वन के जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के इक्वल मिल रही थी, ठीक है। तो ये वाले स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन जिनकी वेवलेंथ इंक्रीज हमारे पास मिल रही है, वो तादाद में ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा मिल रही है। ओके हो गया। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि अच्छा इस चीज़ को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं थी कर पाई कि ये चेंज इन वेवलेंथ कैसे है, क्यों आता है, ठीक है। वो तो कहती थी भाई इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, वहाँ से निकले, भाई ऐसा कुछ नहीं था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कॉम्पटन इफेक्ट का। सारी इसमें डेरिवेशन, डेफिनेशन, सारी वो कहानियाँ वगैरह वो सारी करके हम आ चुके हैं। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।